हेलो डियर लर्नर्स। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा क्लास पहला है, तो इंग्लिश की जो सबसे बेसिक बात है उससे हमारी शुरुआत होगी। चूँकि आज दिन बुधवार है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बुधवार से शनिवार तक हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखते चलेंगे। एक बात होगी कि जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, एक चीज़ चाहिए, रेगुलरिटी। आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है, देखते रहना है, फिर आपको डिफरेंस भी दिखेगा। तो बिना देर करते हुए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेंसडे लिख भी दिया था ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि आज बुधवार है और हम लोगों को ग्रामर सीखना है, ठीक है। हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेट। पहले जल्दी मैं ये बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट में 3 तरह के लेटर्स होते हैं, उनको भी हम लोग सीखेंगे। कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स, ठीक है। इन तीनों को हम लोग आज सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे डायग्राफ और डेप्थोंग, इन्हें भी हम लोग सीखने वाले हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे साइलेबल, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी हैं और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना, प्रत्येक क्लास में रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा एक रूट वर्ड भी रहेगा जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक रूट वर्ड भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास इन्हीं पॉइंट्स पे केंद्रित रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द आप लिखते हैं ना, उनमें लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26, ए से लेकर के जेड तक ये लेटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। अच्छा, इन सभी लेटर्स को ए से लेकर के जेड तक, जो भी, एक मिनट मुझे अपना पेन चेंज कर लेने दीजिए, ठीक है। ए से लेकर के ये जेड, ठीक है ना, ये 26 लेटर को मिला के हम एक नाम देते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये बता सकते हैं कि अंग्रेजी में एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन उसमें 26 लेटर होते हैं। लेकिन जब इन 26 लेटर को हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, या हम ये देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, तो हम उनको 3 समूह में बांट देते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कैसे काम करते हैं? देखिए, कुछ लेटर्स को बोलने में, ये हालांकि सभी भाषाओं में सेम ही है, ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, ऐसा कुछ नहीं। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। अच्छा, जो बच्चे आर्टिकल नाम का चैप्टर कभी किसी टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसके पहले ऑनेस्ट मैन लगा लेते हैं, है ना। इसके पहले आपको यहाँ ए और एन भरना होता था, तो टीचर बोलते थे नहीं, ये हम एज को नहीं बोलते हैं, इस वजह से हमें एन लगाना है, ए नहीं लगाना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की बात है। थोड़ा सा इसे, अगर यहाँ पे इसे समझ लेंगे तो आगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, जब हम बोलते हैं ना शब्दों को, लेटर्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तो उच्चारण के समय कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बिना रुकावट के वो बाहर चले जाते हैं। जब हवाएं मतलब हमारे फेफड़े से हवाएं मुंह से बाहर निकलती हैं, तो बिना रुकावट के बाहर निकल जाती हैं,
जैसे मैं कैसे बोलूँ, हिंदी का तो आपको पता होगा, आसानी से समझ जाएंगे इसे। जैसे बोले तो आप देखिए तो कहीं रुकावट हुआ मुंह में? नहीं हुआ। लेकिन वही मैं बोलूँ कि आप बोलिए देखिए तो कहीं ना कहीं जीभ, अ, होठ या तालु, इनमें कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आ, और मैं बोलूँ, आप बोलिए ख, ग। आप देखिए कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है। तो जहाँ रुकावट पैदा हो रही है उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। और जहाँ रुकावट नहीं पैदा होती है उनको हम बोलते हैं वॉवेल्स। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि हिंदी और अंग्रेजी में सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है कि हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं वो बनाए भी इसी तरीके से गए हैं कि इनके बोलने में कहीं रुकावट नहीं आ रही है, तो इसीलिए वो वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट भी, यानी क ख ग घ, तो क ख ग भी इसीलिए बनाया गया है, मैंने इसी ढंग से डिजाइन किया गया है कि उनको बोलने में ना कहीं रुकावट आ रही होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम अब इन अल्फ़ाबेट को दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक को हम बोल देते हैं वॉवेल्स, यानी कि जिनके बोलने में रुकावट नहीं आ रही हो, है ना। अच्छा, दूसरे को हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास अंग्रेजी में मूलतः 5 ही वोवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ही वोवेल्स, और बाकी सभी जो बचे वो हमारे 21 लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट में आ गए। लेकिन 2 लेटर ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं कभी कभी, और कभी कभी वोवेल्स का भी काम करते हैं। तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया सेमी। सेमी, सेमी माने होता है आधा, वोवेल्स माने ये आधे वोवेल्स हैं, ये पूरे वोवेल्स नहीं है। अच्छा, इस नाम को जानिएगा सेमी वोवेल्स, तो आपको आगे भी ये काम आएगा। जब हम लोग सिलेबल पढ़ेंगे तो नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम सेमी वोवेल कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से वोवेल का काम नहीं कर रहा होगा। जहाँ भी ये वोवेल का काम कर रहा होगा वो पूरी तरह से, यानी कि प्योर वोवेल नहीं है। हालांकि ये कॉन्सोनेंट के लेटर्स हैं, लेकिन ये वोवेल के रूप में भी काम करते हैं। तो एक छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेमी वोवेल पे हम फोकस करते हैं। चलिए, तो सेमी वोवेल्स, जैसा कि हमने बताया आपको कि सेमी वोवेल्स वो लेटर होते हैं, सेमी वोवेल्स वो लेटर होते हैं जो कभी कभी जो है ना वोवेल का काम करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। अच्छा, ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 2 होती है, ये डब्ल्यू और वाई होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या मात्र 2 ही होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक वर्ड को ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एक वर्ड है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो वर्ड के शुरुआत में भी ये आ सकते हैं, अंत में भी आ सकते हैं, और ये बीच में भी आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई शब्द मैं लिखता हूं तो उसके शुरू में भी ये सेमी वोवेल्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख दूं यस, या मैं एक वर्ड लिख दूं वाटर, आप देखोगे कि ये शुरुआत में आए हुए। क्लियर? अच्छा, इनके बीच में भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं एक वर्ड लिख दूं सिस्टम। ठीक है, टावर, तो आप देखोगे कि इनके बीच में भी आए हुए हैं। अच्छा, ये लास्ट में भी आ सकते हैं, जैसे मैं एक वर्ड लिख दूं स्काई। ठीक है, तो देखिए तो लास्ट में एक वर्ड लिख दूं काऊ, तो देखिए तो ये लास्ट में भी आए हुए हैं। मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं कि ये सेमी वोवेल जो है ये शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और लास्ट में भी आ सकते हैं। तो जब ये शुरू में आते हैं तो इनको हम बोलते हैं कि ये ऑनसेट पे आए हुए हैं। ठीक है। और जब लास्ट में आते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कोडा पे आए हुए हैं। हालांकि आपको ये टर्मोलॉजी याद नहीं रखनी है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी शुरुआत में ही आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चीज़ों को एकदम धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये टर्मोलॉजी बेकार है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये शुरुआत में आए हो, अगर ये शुरू में आए हो
तो हम इन्हें कह सकते हैं जब ये शुरू में आए हो तभी केवल ये कॉन्सोनेंट होंगे। फिर से समझिए कि जब ये केवल ऑनसेट में आए हों, ये शुरू में आए हों, तभी कॉन्सोनेंट होंगे। बाकी जब ये बीच में आए हों या जब अंत में आए हों, तो ये दोनों जगहों पे जब आएंगे तो इन्हें हम कहेंगे वॉवेल्स या वॉवेल का काम कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं कि मैंने ये जो वर्ड लिखे हैं इनमें हम पता करते हैं कि क्या है। वाई शुरू में आया है तो कॉन्सोनेंट है, डब्लू शुरू में आया है तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाई बीच में आया हुआ है तो वॉवेल है, यहाँ पे डब्ल्यू बीच में आया हुआ है तो वॉवेल है, यहाँ पे वाई लास्ट में आया हुआ है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे डब्ल्यू लास्ट में आया हुआ है तो ये कॉन्सोनेंट है। सही? सही नहीं है, ये गलत है, इसीलिए तो ध्यान से सुनना जरूरी है। ठीक है, यहाँ भी ये वॉवेल होगा। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पढ़ने का टॉपिक है वो हमारी टॉपिक है डायग्राफ और डिप्थोंग। ठीक है, देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूँ, हमें बस चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगी, है ना। तो बस प्यार से इत्मीनान से हमें सीखना है, समझना है ना, एकदम ध्यान से, एकदम आपकी नज़रें आपके कान एकदम एकदम इजीली आपको खोल के रखना है और चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। लोड नहीं लेना है कि कभी मैंने सुना ही नहीं डायग्राफ क्या होता है, डिप्थोंग क्या होता है, भैया क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप धीरे धीरे सीखेंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला करते हैं डायग्राफ को। अच्छा, एक शब्द आप सुने होंगे, बार बार आपके सामने आया होगा ये वर्ड, डाई। डाई का मतलब होता है दो, टू। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए, जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड, डाई मतलब दो। ठीक है, ग्राफ मतलब इजीली लिखना होता है, लेकिन जब हम कह रहा है ये बात, ऐसा कह रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं कि दो लेटर्स को लिखते तो हैं लेकिन साउंड एक ही बार निकालते हैं। फिर से समझिए कि लिखते समय हम दो लेटर्स तो लिखेंगे लेकिन बोलते समय इनकी साउंड जो है सिंगल साउंड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कहाँ गया यार, हाँ, तो दो लेटर तो लिखेंगे लेकिन बोलते समय इनका साउंड एक हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं डायग्राफ। आप समझ गए होंगे, डाई माने दो, ग्राफ माने लिखना। लिखेंगे दो लेकिन बोलेंगे एक। अब कैसे होगा ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे लिखिए सीप, सीप में एस दो लेटर हैं लेकिन आपने दोनों को मिला के एक ही लेटर पढ़ा। जैसे मैं लिखूँ चिप, आप देखिए तो CH दो हैं लेकिन पढ़ा आपने एक ही। जैसे मैं कहूँ फोन, तो लिखा तो दो लेकिन पढ़ा एक ही। चलिए फिर मैं लिखूँ ईट, लिखा तो दो लेकिन पढ़ा आपने एक, ई। BOAT बोट, लिखा तो दो लेकिन पढ़ा आपने एक ही। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखूँ रेन, लिखा तो दो लेकिन पढ़ा आपने एक ही। ठीक है, मैंने उच्चारण किया, जब आप इसको प्रोनाउंस किए तब आपने एक ही चीज़ को प्रोनाउंस किया था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दो लेटर्स मिल करके एक साउंड निकालते हैं तो ऐसे में हम इन्हें बोलेंगे डायग्राफ। अब डायग्राफ आप समझ गए होंगे, डाई माने दो, ग्राफ माने लिखना, लिखते तो दो पढ़ते तो एक। अच्छा, एक बात आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि शुरुआत में जो ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सब कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे लिखा तो मैंने इन्हें वोवेल लिखा। तो डायग्राफ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा वोवेल डायग्राफ, ठीक है, डायग्राफ, और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट डायग्राफ। आपको डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है कि होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये भी कॉन्सेप्ट मजे से समझ में आ गया है कि डायग्राफ हम किसे कहते हैं, आप देख भी चुके हैं। चलिए, डीप में नहीं जाना है कि कॉन्सोनेंट डायग्राफ क्या है, वोवेल डायग्राफ क्या है। आपने देख लिया ना
कि जब दो लेटर्स लिखते हैं लेकिन एक बार ही उच्चारण करते हैं, उनको हम डायग्राफ बोलते हैं। आगे के समय में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है अंग्रेजी में जिसका नाम होता है डिप्थोंग। अब डिप्थोंग क्या होता है इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझेंगे। डिप्थोंग है ना। अब डिप्थोंग का मतलब होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं, जब किसी शब्द को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे एक वॉवेल साउंड ग्लाइड करके यानी कि उछल के दूसरे पे पहुंच जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल में एक आपके सामने वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा टाइम, पढ़िए इसे, टाइम। तो आपने देखा कि ये दोनों, ये जो है ना टी आई 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 जो है ना ग्लाइड करके ई तक पहुंच गया, तो इसको हम बोलते हैं डिप्थोंग। ठीक है। अच्छा, पिछले समय में हमने देखा कि अगर ऐसा लिखा हो तो ये डायग्राफ है, लेकिन ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, डिप्थोंग है। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ नेम, नेम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भी, ठीक है, लिखे तो हैं लेकिन पढ़ाई ऐसे ही हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिप्थोंग। ठीक है। फिर मैं एक और एग्जांपल लूँ, केयर, यहाँ पर भी ये है डिप्थोंग। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा सीखने समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अच्छा, एक बात होती है कि कई बार हम नई चीज़ों को जब सीखने लगते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना, हम चीज़ों को, हमारा ध्यान जो है ना अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने लगता है। तो जो भी नई चीज़ें हैं आप सीखने के मकसद से देखेंगे, है ना, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा डिप्थोंग रहा। डिप्थोंग को मैं इसलिए स्ट्रेस आउट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है डिप्थोंग, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे मैं बोलूँ माई, यहाँ भी अब डिप्थोंग है। मैं बोलूँ काऊ, यहाँ भी डिप्थोंग है ना। तो मैं अगर मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा डीप है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब हम बोलते हैं ना तो एक वॉवेल दूसरे पर ग्लाइड कर जाता है, एक वॉवेल दूसरे पे ग्लाइड कर जाता है ना। तो आपने डायग्राफ देख लिया, डिप्थोंग देख लिया, और अगला जो हमारा मतलब टॉपिक रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का। आप उसे बड़े ही प्यार से, इत्मीनान से सीखने की कोशिश करें, जिसका नाम है सिलेबल। कई बार आपके सामने ये शब्द आया होगा और किसी ने कहा होगा कि इसमें तो एक ही सिलेबल है, इसीलिए इसके वर्ड को हम डबल करके लिख रहे हैं। कई बार आप सुने होंगे, लेकिन आप जो है ना इस वर्ड को समझे नहीं होंगे कि सिलेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ रुकती जा रही होगी। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ है पी, समझ रहे हैं। मैंने बोला है पी, अब है बोला, फिर रुका, फिर पी बोला। तो ऐसे ही हर बार हमारा जो है ना, जो जितने भी वर्ड हैं, जितना भी मैं वर्ड बोल लूँ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए चीज़ें रुकती हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं ना तो इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का यूनिट माने इकाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि ह्यूमन बॉडी का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सेल, मतलब हमारा शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक उसी तरह हम जितना कुछ भी बोले ना वो सिलेबल से मिलकर बना है, यूनिट, उसी को यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले आपने एक कॉन्सेप्ट ये भी सीखा था कि कॉन्सोनेंट जो है ना रोकते हैं और वोवेल जो है ना मतलब उसको हवा देते हैं। कॉन्सोनेंट रोकते हैं और वोवेल जो है ना उसको हवा देते हैं। ये चीज़ हमने शुरू में आपको बताई। तो यही दोनों मिला करके साइलेबल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब साइलेबल क्या होता है, तो सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, उच्चारण का एक यूनिट है। जितना भी शब्द बोल रहा हूँ वो सब सिलेबल में ही बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ वहाँ सिलेबल खत्म हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम कैसे पता करेंगे कि एक यूनिट हो गया, इसके लिए कह रहा है कि प्रत्येक सिलेबल में, एक सिलेबल में अगर एक सिलेबल हो तो उसमें एक ही वोवेल होगा, एक ही वोवेल होगा, लेकिन ये वोवेल जो है ना प्योर होगा। प्योर का मतलब कि सेमी वोवेल इसमें नहीं माने जाएंगे। जब इसमें सेमी वोवेल आएंगे तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे।
उनको हम प्योर वोवेल के रूप में नहीं मानते। फिर से समझ लिए बात को, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ कि जैसे मैं जितने शब्दों को बोल रहा हूँ वो उच्चारण की दृष्टि से एक छोटे छोटे यूनिट में बटे हुए हैं। जहाँ भी ये यूनिट खत्म होती है मुझे रुकना पड़ता है, तब फिर बोलना पड़ता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि शब्द कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों से मिलकर बने होते हैं। वोवेल जो होता है हवा देने का काम करता है और कॉन्सोनेंट रोकने का काम करता है। तो ये ऐसे ही बना होता है। अच्छा, एक सिलेबल में क्या होता है, एक सिलेबल में एक ही वोवेल होता है ना। अच्छा, उसमें क्या सेमी वोवेल को काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। अब चलिए सीखते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं एक शब्द लिखा कैट, आप बताइए कि इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें कितने वोवेल है? एक ही वोवेल है। ठीक है, और पढ़ते समय कैट, कहीं बीच में बात रुकी? नहीं रुकी, यानी कि इसका सिलेबल 1 है। इसका सिलेबल कितना है? 1 है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक चीज लिखूं टीचर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एक वोवेल दिख रहा है और एक वोवेल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि दो लेटर्स हैं इसीलिए इनको हम पढ़ाए आपको कि ये डायग्राफ है। डायग्राफ का मतलब क्या है? लिखे तो दो हैं लेकिन पढ़ हम एक ही को रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट वेट। चलिए, तो वापस हम अपनी बातों पे आते हैं। तो कैट में कितना सिलेबल है? एक सिलेबल है। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब टीचर, हाँ, तो टीचर की बात कर रहा था मैं कि आप ध्यान से देखोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो टीचर में ई ए है ना, ये एक डायग्राफ है ना। लिखे तो दो हैं लेकिन प्रोनाउंस एक ही को कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अब आप देखोगे कि टीच, टीच एक बार बोला गया, और माने टीचर। देखिए तो आपने टीच कहने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर आपने कहा टीचर। ठीक है, हालांकि ब्रेक माइक्रो सेकेंड्स के होते हैं इसीलिए पता नहीं चलते। ठीक है, तो इसमें कितने सिलेबल है? इसमें है 2 सिलेबल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे टेबल। ठीक है, एक आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे एक वोवेल है और एक वोवेल यहाँ पे है। ठीक है, तो एक सिलेबल और ये दूसरा सिलेबल, तो टेबल में 2 सिलेबल है। एक और शब्द लेते हैं, एडुकेशन। एडुकेशन, ठीक है, देखिए तो एक वोवेल यहाँ पे, एक वोवेल यहाँ पे, एक वोवेल यहाँ पे, एक वोवेल यहाँ पे। आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, तो 2 लेटर्स तो हैं लेकिन ये क्या है? ये डायग्राफ है। ठीक है, ये क्या है? डायग्राफ है ना, इसीलिए तो सिंगल यूनिट माने जाएंगे। तो आपने देखा 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 4 सिलेबल है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल, आप देखिए तो एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 वोवेल्स हमारे पास हैं। तो 1 2 3, इस वर्ड में 3 सिलेबल है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम होमवर्क भी देंगे, पहले हम लोग अपना वो रूट वर्ड को देख लें, उसके बाद हम लोग होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, आज का हमारा रूट वर्ड है, बहुत इजी है। अच्छा, रूट वर्ड क्या होते हैं मैं इसको भी तो समझा दूं आपको। जैसे देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रूट माने होता है जड़, है ना। तो किसी भी शब्द का वो जड़ जिससे वो शब्द बना हुआ है उसे हम बोलेंगे रूट वर्ड। फिर से समझिए, किसी भी शब्द का वो जड़ जिससे वो शब्द बना हुआ है उसे हम बोलेंगे रूट वर्ड। एग्जाम्पल के लिए हिंदी संस्कृत में बहुत चलता है, आप पढ़े होंगे, पट एक धातु रूप है
और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पठती, पठत, पठंती, लता, लते, लता, बालका, बलकौ, बालका, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें हैं कि एक छोटा सा रूट होता है और उसी रूट से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। अगर उस रूट के बारे में हमें पता हो तो उन शब्दों के अर्थ हमें पता लगाना आसान हो जाता है। इसीलिए कई बार जो वोकैब पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक रूट से कई शब्द बन जाते हैं। अगर वो रूट हमें पता होता है तो हम सभी वर्ड की मीनिंग आसानी से जान लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं रूट वर्ड। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक काम करते हैं, आज का जो रूट वर्ड है ना वो है पोर्ट, PORT। पोर्ट माने क्या होता है? अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इसका मतलब होता है कैरी या ब्रिंग। कैरी माने क्या होता है? ढोना। ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। कैरी माने होता है ढोना और ब्रिंग माने होता है लाना। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। अब उन शब्दों को हम सीखेंगे। हम 5 शब्द बनाएंगे और 5 शब्द को ही पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द बना ट्रांस और उसमें हम जोड़ दें पोर्ट, तो बन गया हमारा क्या शब्द? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में एक शब्द आप देखोगे पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या है? ढोना या ले जाना। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। अगर इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह होता है तो जगह, तो इस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप माल को ढो के ले जा रहे हो, कोई सामान हो उसको ढो के ले जा रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब एक वर्ड लिखता हूं मैं, इम्पोर्ट। आपने देखा पोर्ट यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है? ढोकर, ढोना या ले जाना। इम का मतलब क्या होता है? अंदर। यानी कि अगर आप किसी देश के अंदर माल को ले जा रहे हो तो उसको बोलते हो इम्पोर्ट। ठीक उसी तरह एक शब्द है एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर, है ना? इसी से बना है एग्जिट। ठीक है। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर। ठीक है। और पोर्ट माने ले जाना। जब आप देश से बाहर कोई माल ढो के ले जा रहे हो तो उसको बोलते हो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भारत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है इंडिया। और एक्सपोर्ट क्या करता है? जैसे राइस, है ना? राइस में हम लोग अभी दूसरे नंबर पे हैं एक्सपोर्ट करने में। ठीक है। अगला शब्द हम बोलते हैं पोर्टेबल। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य, मतलब जो जो चीज उसके योग्य हो। अब पोर्ट माने ढोना या ले जाना। जो चीज ढोने या ले जाने के योग्य हो उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। अब जैसे कैसे मैं ये बोलूं, पोर्टेबल लैपटॉप, मतलब एक ऐसा लैपटॉप है जो पोर्टेबल है, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आज का हमारा अंतिम वर्ड है पोर्टर। पोर्ट अर, और हम मतलब ईआर जो है ना, ये नाउन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नाउन बनाने के लिए। पोर्ट माने ढोना या ले जाना, पोर्टर माने ढोने वाला, ढोने वाला, है ना? जो व्यक्ति ढोने वाला होता है उसको हम पोर्टर बोलते हैं। अक्सर कूली को पोर्टर भी बोला जाता है। अब चलिए कुछ होमवर्क करते हैं फटाफट। ठीक है, 3 होमवर्क होंगे, आप इजीली बना भी पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 आज का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ साइलेबल हमें बताने हैं कि इसमें इस मैंने नीचे लिखे गए जो वर्ड मैं लिखूंगा उनमें कितने साइलेबल हैं। मैं फटाफट वर्ड लिख देता हूं, आप जो है ना बना के ग्रुप में डाल देंगे। बनाना, कंप्यूटर, स्कूल, एलिफेंट, बॉय, इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी एंड लास्ट वन इज हॉस्पिटल। ये जो वर्ड हैं इनमें आपको नंबर ऑफ सिलेबल खोज के बताने हैं कि इसमें कितने सिलेबल हैं।
ठीक है, चलिए अगला जो हमारा होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि कहाँ पे डायग्राफ है और कहाँ पे डिप्थोंग है। इजी है, आप एक बार के लिए कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम लोग डाउट डिस्कशन कर लेंगे। शिप, बोट, चेक, हाउस, दिस, टीम, मून, वॉइस, विश, ठीक है, स्कूल, इन सभी वर्ड में कहीं ना कहीं डिप्थोंग छुपा हुआ है और कहीं ना कहीं डायग्राफ छुपा हुआ है। ये आपका काम है, आप उन्हें खोजेंगे और हमें बताएंगे। अब एक्सरसाइज ये दूसरा था, अब एक्सरसाइज तीसरा है। तीन ही एक्सरसाइज होंगे अभी। आपको बताना है कि जो W और Y सेमी वोवेल्स हैं वो कहाँ कॉन्सोनेंट है और कहाँ पे वे वोवेल है ना, आपको बताने हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ, यस, हैप्पी, क्राई, फ्यू, स्नो, सिस्टम, बेबी, योगा, स्वीट, सिंबल, ब्राउन और टावल। ठीक है सर, ठीक है। इनमें जहां भी Y और W है, बताना ये है कि उनमें कौन कॉन्सोनेंट है, कौन वोवेल है। ये रहा हमारा आज का होमवर्क। चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे अगली क्लास में आपसे। होमवर्क का जैसा कि हमने बताया था कि आप होमवर्क करके ज़रूर भेजेंगे। इसके अलावा साथ में ये भी बात का ध्यान रखेंगे कि 8 बजे तक हम होमवर्क का डिस्कशन आपको डाल देंगे। फिर अगली क्लास हम लोग एकदम आसानी से करेंगे। बाकी चूँकि देखिए एक बात होती है, बात क्या होती है कि जब आप किसी नए टीचर से पढ़ना शुरू करते हैं तो एक समस्या होती है। वही समस्या जैसे कि आप कोई नई कार या बाइक या कोई फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी नया चीज़ लेते हैं तो उसमें होती है। अब होता क्या है कि हम अभ्यस्त नहीं होते हैं, मतलब कि हमको उस चीज़ का मतलब आदत नहीं पड़ा होता है। तो हमें हो सकता है कि कई बार ये लगे कि ये चीज़ें, उनकी बात, उनका स्पीड ये मैच नहीं कर रहा हो। तो कोई बात नहीं, आप अपना सजेशन मुझे भेजेंगे कि जिन जगहों पे हमें सुधार करना है मैं अपना सुधार करूँगा। बाकी उम्मीद है हम लोग बहुत शानदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ते लिखते रहेंगे और मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।